जब हम मुगल साम्राज्य के बारे में सोचते हैं तो क्या जहन में आता है? बड़े बड़े महल, बादशाह, शानो शौकत, है ना? लेकिन उनकी असली ताकत का राज कहीं और छिपा था। वो राज था उनकी जमीनों में, उनके खेतों में और उन करोड़ों लोगों में जो वहां काम करते थे। तो चलिए आज इस साम्राज्य की नींव को समझते हैं, किसान, जमींदार और उनकी दुनिया को। अच्छा, तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम बड़े पैमाने पर देखेंगे कि ये साम्राज्य खेतों पर कैसे टिका था। फिर हम एक गांव के अंदर चलेंगे, वहां की जिंदगी को समझेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि ये छोटे छोटे गांव पूरी दुनिया से कैसे जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी तस्वीर की, 16वीं और 17वीं सदी के भारत की, जहां मुगल साम्राज्य की असली ताकत पनप रही थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 85%। मतलब उस दौर की लगभग पूरी आबादी गांवों में रहती थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक हकीकत है। इसी से पता चलता है कि मुगल साम्राज्य का दिल, उसकी धड़कन, सब कुछ गांवों में ही था। खेत में बोया गया हर दाना, काटी गई हर फसल सीधे सीधे साम्राज्य की किस्मत लिख रही थी। तो इससे एक बहुत ही दिलचस्प रिश्ता बनता था। किसान और राज्य दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर थे। किसान अनाज उगाकर राजस्व देते थे और बदले में राज्य उन्हें स्थिरता और सुरक्षा देता था। लेकिन ये रिश्ता हमेशा मीठा नहीं होता था। सहयोग तो था, पर टकराव भी था, खासकर जब लगान वसूलने की बात आती थी। तो ये तो हुई बड़े पैमाने की बात। अब जरा जूम इन करते हैं और इस साम्राज्य की सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम इकाई यानी गांव के अंदर झांक कर देखते हैं। हर गांव अपने आप में एक छोटी सी दुनिया थी और इस दुनिया को 3 मुख्य चीजें चलाती थीं। पहले किसान जो खेती करते थे, दूसरी पंचायत जो फैसले लेती थी और तीसरे गांव का मुखिया जिसे मुकद्दम या मंडल भी कहते थे। ये जो मुकद्दम होता था वो सिर्फ नाम का मुखिया नहीं था, वो गांव का सब कुछ था। पंचायत का हेड, गांव के पैसों का हिसाब किताब रखने वाला, और जब कोई सरकारी अफसर आता तो उसकी खातिरदारी भी उसी के जिम्मे होती थी। एक तरह से वो गांव और बाहर की दुनिया के बीच का पुल था। अब गांव की पंचायत के अलावा भी एक और पावर सेंटर था। हर जाति की अपनी पंचायत होती थी जिसे जाति पंचायत कहते थे और इनके पास बहुत ताकत थी। समुदाय के अंदर के झगड़े यही सुलझाते थे। अगर किसी ने नियम तोड़े तो ये पंचायत उस पर जुर्माना लगा सकती थी, यहाँ तक कि उसे कुछ समय के लिए जाति से बाहर भी कर सकती थी। तो हमने गांव की बात की, पंचायत की बात की, लेकिन इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है किसान। चलिए अब सारा ध्यान उसी पर लगाते हैं और उसकी दुनिया को समझते हैं। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने में सारे किसान एक जैसे नहीं थे। 2 तरह के किसान होते थे। एक थे खुद काश्त, ये वो किसान थे जो उसी गांव में रहते थे जहां उनकी जमीन थी, मतलब वो निवासी किसान थे। और दूसरे थे पाही काश्त, ये बाहर से आकर किसी दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते थे, एक तरह के नॉन रेजिडेंट किसान। और हाँ, इस कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी औरतें। बुवाई से लेकर कटाई तक, सूत काटने से लेकर बाजार में सामान बेचने तक, हर काम में उनका बड़ा योगदान था। लेकिन उनके काम को अक्सर सामाजिक नियमों और पाबंदियों के दायरे में भी रहना पड़ता था। जैसे बंगाल में कुछ जगहों पर माहवारी के दौरान महिलाओं को पान के बागानों में जाने की इजाजत नहीं थी। अब मुगल राज्य का दखल सिर्फ लगान तक ही नहीं था, वो ये भी चाहता था कि किसान खास तरह की फसलें उगाएं, ऐसी फसलें जिनसे ज्यादा कमाई हो। इन्हें कहते थे जिन्स ए कामिल, यानी कि उत्तम फसलें, जैसे कपास और गन्ना। क्यों? क्योंकि इन फसलों से राज्य को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता था और जमीन का हिसाब किताब रखने का उनका तरीका भी बहुत व्यवस्थित था। आईन अकबरी में हमें पता चलता है कि जमीन को उसकी उत्पादकता के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटा गया था। पोलज वो जमीन थी जिस पर हर साल खेती होती थी। परौती को कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता था, चचर को 3-4 साल के लिए, और बंजर वो जमीन थी जिस पर 5 साल या उससे ज्यादा से खेती नहीं हुई थी। ये सब इसलिए ताकि लगान का आकलन सही से हो सके। तो हमने किसान और गांव की दुनिया तो देख ली। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि राज्य यानी सल्तनत इन लाखों किसानों से अपना हिस्सा यानी रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करती थी। और इस वसूली के खेल में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था जमींदार। जमींदार सिर्फ जमीन के मालिक नहीं थे,
वो अपने इलाके में बहुत ताकतवर होते थे। उनके पास अपने किले होते थे, अपनी छोटी-मोटी सेना होती थी। वो असल में राज्य और किसान के बीच के बिचौलिए थे और उनकी हैसियत बहुत ज्यादा थी। अब ये जो लगान वसूलने का सिस्टम था, इसके दो हिस्से थे। पहला था जमा, ये वो रकम थी जो तय की जाती थी कि भाई इतना टैक्स देना है। और दूसरा था हासिल, ये वो रकम थी जो असल में वसूल हो पाती थी। और हाँ, इन दोनों के बीच अक्सर एक बड़ा फासला रहता था। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये सारी बातें इतनी बारीकी से पता कैसे हैं? तो इसका जवाब है एक किताब, आईने अकबरी। इसे अबुल फजल ने लिखा था। ये किताब उस दौर का एक खजाना है। इसमें दरबार, प्रशासन, सेना, राजस्व, फसलें, कीमतें, यहाँ तक कि लोगों के रीति रिवाजों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आईने अकबरी एकदम परफेक्ट नहीं है। इतिहासकारों ने इसमें हिसाब किताब की कुछ गलतियां पकड़ी हैं। साथ ही हर सूबे से जानकारी एक जैसी नहीं ली गई है। कहीं की जानकारी ज्यादा है तो कहीं की कम। जैसे बंगाल और उड़ीसा में जमींदारों की जातियों के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है। चलिए, अब सबसे आखिर में पूरी तस्वीर को और बड़ा करते हैं। ये जो गांव थे, ये अपनी ही दुनिया में सिमटे हुए नहीं थे। ये उस समय के ग्लोबल ट्रेड और एक्सचेंज नेटवर्क का एक जरूरी हिस्सा थे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है तंबाकू की कहानी। सोचिए, 1604 में अकबर के दरबार में इसे पहली बार देखा गया और कुछ ही सालों में ये दक्कन से होता हुआ पूरे उत्तर भारत में फैल गया। ये इतना पॉपुलर हो गया कि बादशाह जहांगीर को इस पर पाबंदी लगानी पड़ी। लेकिन पाबंदी का कोई खास असर नहीं हुआ और 17वीं सदी के अंत तक ये व्यापार की एक बड़ी चीज बन चुका था। और सिर्फ तंबाकू ही नहीं, मक्का, टमाटर, आलू, मिर्च, ये सारी चीजें भी उसी दौर में अमेरिका से अफ्रीका और स्पेन के रास्ते भारत पहुंची। सोचिए, इनके बिना आज हमारे खाने का स्वाद कैसा होता। इसी ग्लोबल कनेक्शन की वजह से एक और बड़ी चीज हुई। अमेरिका में जो चांदी खोदी जा रही थी, वो यूरोप के जरिए भारत पहुंच रही थी, क्योंकि यूरोपियन भारत से सामान खरीदने के लिए चांदी से पेमेंट करते थे। इस चांदी की वजह से भारत में पैसे का चलन बहुत बढ़ गया और मुगल राज्य के लिए कैश में टैक्स वसूलना बहुत आसान हो गया। तो कुल मिलाकर हम क्या समझे कि मुगल साम्राज्य की कहानी सिर्फ बादशाहों और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है। इसकी असली कहानी तो गांव की है, किसान की है, जमींदार की है। ये सब एक ऐसे सिस्टम में आपस में गुंथे हुए थे जहां उत्पादन, राजस्व और ताकत का एक जटिल ताना बाना था। और ये पूरी कहानी हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसान, समुदाय और राज्य, ये जो 400 साल पुराने रिश्ते हैं, जमीन से जुड़ा जो ये ताना बाना है, क्या आज भी हमारे ग्रामीण भारत में इसकी गूंज सुनाई देती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।